हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबका गेट साइकोलॉजी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है वो यूजीसी नेट का आ रहा है। और ये जो एग्ज़ाम जून में होना था ये मई में ही हो रहे हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी आ गई है और एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो गए हैं, जो कि 3 मार्च को लास्ट डेट है। तो इस सब्जेक्ट की साइकोलॉजी के रिलेटेड जो उसका सिलेबस है और कौन सा यूनिट कितने मार्क्स कैरी करता है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो। और जो पेपर ए है उसका भी बता दूँगी। अब चले हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है, एनटी है। और ये पेपर है जो कंप्यूटर बेस्ड है। 3 घंटे का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा और ये ऑनलाइन होता है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है, इधर आप इधर जाके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका सबसे पहले सिलेबस। अब देखो सबसे पहला यूनिट क्या है आपका। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 यूनिट्स हैं टोटल। सबसे पहला क्या है, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। पहले ये नहीं होता था पर 2018 के बाद ये इसमें ऐड हो गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपका, साइकोलॉजिकल थॉट्स इन सब मेजर ईस्टर्न सिस्टम। जैसे इसमें भगवत गीता का आ जाएगा, बुद्धिज़्म का, सूफीज़्म, इंटग्रल योगा। और ये जो बुद्धिज़्म और सूफीज़्म है इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। उसका वेस्टर्न आ गया, वेस्टर्न साइकोलॉजी आ गई। इसमें आपका स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल, जेस्टाल्ट बिहेवियर, ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, ये सब आ जाएगा। थर्ड पार्ट आ गया इसका, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज पैराडिगम, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मैथडोलॉजी। और ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है। ए पेपर में भी आ सकता है ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी में, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें ये टर्म्स यूज़ होती हैं। और इधर भी ये पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म, ये भी आपका ए पेपर में भी है और बी पेपर में भी है। बहुत सारा सिलेबस जो इसका है वो बी पेपर से मैच भी होता है, जैसे कि रिसर्च का आ जाएगा। मैं आगे जाके बताती हूँ। अब आ गया रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स। अब देखो जो रिसर्च है इसका मीनिंग, पर्पस और डायमेंशंस, रिसर्च प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स आ जाएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग पूरी पता होनी चाहिए, एथिक्स इन कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च, पैराडिगम ऑफ रिसर्च आ गए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी। अब देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये सब हमने कहाँ किया, हमने गेट का जब पढ़ा था ये, हमने उसमें भी ये सारा कवर किया। कोरिलेशन एनालिसिस आ गया, कोरिलेशन देख लो। ये सिलेबस बिल्कुल सेम है, इतना इतना पोर्शन है ये पूरा सेम है किसके साथ, आपका गेट साइकोलॉजी के साथ। जिन बच्चों ने उसके लिए प्रिपेयर किया होगा तो उनको इधर भी ये ईजी पड़ जाएगा। कोरिलेशन एनालिसिस आ गया, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, स्पेशल कोरिलेशन मेथड आ गए, ये बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक, फाइव कोफिशिएंट, रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस है, मेथड है, अजम्पशंस है, रोटेशन है। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ गया, एनोवा है, रैंडम ब्लॉक डिज़ाइन, रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, लेटिन स्क्वायर, टाइम सीरीज, मैनोवा, एनकोवा। ठीक है, फिर थर्ड यूनिट आपका आ गया साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आ गया आपका टाइप ऑफ टेस्ट आ गया, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। ठीक है, ये सब इसमें आ रहा है। एटीट्यूड स्केल्स आ जाएंगे इसमें, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें आपकी जितनी भी पर्सनालिटी या इंटेलिजेंस स्केल हैं, जो MMPI, 16 PF, EPQ, ये सारे ना ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आएगा और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया आपका फोर्थ यूनिट, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। देखो सेंसरी सिस्टम, न्यूरॉन, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसमें सारी टेक्निक्स आ जाएंगी। EEG या फिर CT स्कैन, MRI, ये सब ना इसमें आएगा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। फिर मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर ग्लैंडर सिस्टम,
फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन। अब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, अब इधर के अगर आप थ्योरीज अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसके साथ हर एक में एक ना एक चीज़ कनेक्ट की हुई है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, जब इमोशंस की थ्योरी पढ़ोगे उसके साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ लेना कि कौन सा पार्ट कब किस चीज़ के साथ रिलेट करता है। जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, इसमें आ गया क्रोमोजोमनल एबनॉर्मेलिटीज़, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। अब आ गया अटेंशन, रिसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है सबसे ज़्यादा वेटेज वही कैरी करती है आपके एग्ज़ाम में। अगर ये वाले यूनिट आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे तो उधर थोड़ी वेटेज बन जाती है। अब नेक्स्ट आ गया आपका, अब देखो अटेंशन आ गया, परसेप्शन। अटेंशन में से कम ही क्वेश्चन आते हैं बट फिर भी इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि परसेप्शन के लिए पहले अटेंशन पता होना चाहिए। फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, परसेप्शन ऑफ फॉर्म, डेप्थ, मूवमेंट, रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी आ गई, सब्लिमिनल परसेप्शन आ गया, फिर लर्निंग प्रोसेस आ गया, फंडामेंटल थ्योरीज जितनी भी हैं आपकी, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इसका फिनोमेना, पैराडिगम, थ्योरेटिकल इशू सब पता होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिव अप्रोच इन साइकोलॉजी, वर्बल लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, रीसेंट ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग आ गया, मेमोरी प्रोसेस, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, स्टोरेज ऑफ मेमोरी आ गया, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके साथ कनेक्ट हैं ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये आपका 6th यूनिट आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन थॉट प्रोसेस, concept formation, language and thought, problem solving, decision making, metacognition, intelligence, creativity, relationship between intelligence and creativity। ये देखो, अब ये जो आपके ये वाले चैप्टर हैं ये पूरा आपका 12th की एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। फिर आ गया पर्सनालिटी, मोटिवेशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग, ये भी आपका कवर हो जाता है एनसीईआरटी में से बट उसमें मोटिवेशन का नहीं दिया है। ये आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, अदर थ्योरीज आ गई जैसे रोटर लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सब कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इन्होंने स्पेशल मेंशन की और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए और कौन सी स्टेज के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी। बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट आ गया आपके, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मोटिवेशन आ गया, ये सारी थ्योरीज आ गई। इमोशन, थ्योरीज ऑफ इमोशंस आ गई सारी, पर इमोशंस की फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स भी पता होने चाहिए। इमोशन रेगुलेशन, कन्फ्लिक्ट जो भी हैं, स्ट्रेस एंड कोपिंग देखो, मॉडल्स टाइप ABCD, बिहेवियर कौन सा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है इसमें, जिसमें भी कि आपकी सारी थेरेपीज़ वगैरह आ जाएंगी। और अगर आप थेरेपी वगैरह कर रहे हैं तो आपको कुछ एक दो जो मेन है 5-6 थेरेपी, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थेरेपी डेवलप की है या इन्वेंट की है वो भी पता होना चाहिए। फिर आ गया सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में आ गया नेचर स्कोप। और ये जो सोशल साइकोलॉजी है अगर आपको इसके कंसेप्ट भी बिल्कुल बेसिक अपने क्लियर करने हैं तो ये भी आपकी 12th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज यूज़ करके। नेचर स्कोप, हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आ गया, फील्ड थ्योरी, ये कुछ थ्योरीज आ गई, सोशल परसेप्शन आ गया, ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस आ गया, इसके अंडर देख लो क्या क्या है। फिर अप्लाइड साइकोलॉजी आ गया, सोशल साइकोलॉजी सॉरी। फिर आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन, डेवलपमेंट प्रोसेस आ जाएगा, नेचर प्रिंसिपल फैक्टर इन डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, साइकोपैथोलॉजी, साइकोथेरेपीज़ देखो ये सारी थेरेपीज़ पता होनी चाहिए, पर्सन सेंटर, जेस्टाल्ट, एग्जिस्टेंशियल, एक्सेप्टेंस, CBT, REBT, CBT किसने दी है या प्ले थेरेपी किसने दी है, किसके कंसेप्ट के बेस पे ये थेरेपीज़ डेवलप हुई हैं, इतना इतना पता होना चाहिए। आर्ट थेरेपी किसने दी थी, फैमिली थेरेपी,
application of theories of motivation and learning in school, factor in educational achievement, guidance in school, counseling। फिर आ गया emerging area। जो इमर्जिंग एरिया, इसमें से कोई 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं। इश्यूज ऑफ जेंडर पॉवर्टी, ये सारा जो लेटेस्ट चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। पीस साइकोलॉजी, वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ, हेल्थ साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये आपके 10 चैप्टर थे जो कि आपको यूजीसी नेट साइकोलॉजी में आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सा यूनिट कितने मार्क्स में, मतलब कितने मार्क्स का आता है अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल वो नहीं कि आप इसके हिसाब से ही चलो। अब देखो, जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है ना, ये कम से कम 3 या 4 नंबर की आती है, मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 30 नंबर की आती है, 30, 28, 32 इस टाइप से। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपके 7 नंबर आ गए। जो पर्सनैलिटी है 3 क्वेश्चन उसके भी आते ही आते हैं। सोशल साइकोलॉजी मैंने 5 नंबर लिया है, बट कभी कभी ये 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं इसके। बायो साइकोलॉजी 4 नंबर आ गए। क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल में से भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या असर्शन एंड रीजनिंग में पूछ लेंगे कि ये क्लाइंट, फिर नीचे उसका जो वो आ गया क्लाइंट और थेरेपिस्ट जो भी आ गया, उनके बीच की कुछ आपको उनके बीच का कुछ आर्ग्यूमेंट दे देंगे और फिर नीचे पूछ लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के आ जाएंगे, एबनॉर्मल में आपको कुछ डिसऑर्डर वगैरह का पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर आपको DSM ICD 10 का पूछ लेंगे कि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। DSM और ICD 10 आपको बिल्कुल डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो उसके मेन जो पॉइंट्स है कि कौन सा डिसऑर्डर कब ऐड हुआ था, कौन सा नहीं था, कौन से जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन सी एक्सिस में है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्टैट एंड रिसर्च, अब देखो रिसर्च और जो कॉग्निटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव सीधी 30 नंबर की आती है, और जो रिसर्च है ये 20 नंबर का आता ही आता है। यहाँ तो ये सिंगल एक पैराग्राफ देते हैं, उसमें से ही आपको सब पूछते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं 2 पैराग्राफ दे देते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन आए होते हैं मैक्सिमम। फिर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये भी 5 नंबर की आती है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें टेस्ट पूछ लेते हैं कि कौन सा फोर्स चॉइस टेस्ट है, या फिर किस में लाई स्केल है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा आप स्कूल लेवल पे यूज़ कर सकते हो, कि कौन से आर्मी वाले यूज़ करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में से। और फिर आ गया ईस्टर्न साइकोलॉजी पूछ लेते हैं। ईस्टर्न में यही आ गया आपका कि भगवत गीता वगैरह, और इसमें से मैं पहले बता देती हूँ जो सूफीज़म है उसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वो भी 2-2 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का बड़ी वारी बुद्धिज़्म और सोफिज़म में से पूछ चुके हैं ये। फिर आ गया आपका भगवत गीता में से भी क्वेश्चन आता है। फिर आ गया मिसलीनियस, जिनका हम कोई भी पता नहीं लगा सकते हैं, तो वो भी 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये आएंगे, कुछ नया ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका बी पेपर का सिलेबस। और अब आगे ए पेपर पे। ए पेपर के लिए देखो आप ये बुक यूज़ कर सकते हो KVS मदान की, इसमें बड़े अच्छे से दिया, और हर एक यूनिट के बाद आपको बहुत सारे MCQ दिए होंगे, लगभग कोई 150 या 200। ठीक है, अब सबसे पहले आ गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आ जाएगा आपके टीचिंग के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग आ जाएंगे, लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, फैक्टर इफेक्टिंग आ जाएगा, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर, जो भी फैक्टर्स आ जाएंगे, मेथड आ जाएंगे टीचिंग के, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा, इवैल्यूएशन सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, फिर आ गया आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखो रिसर्च एप्टीट्यूड, जिस बच्चे ने रिसर्च अगर बी पेपर में पढ़ ली तो उसकी इधर भी कवर हो जाएगी। रिसर्च के मीनिंग, टाइप और करेक्टरिस्टिक्स पूछे ना, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये हमें बी पेपर में भी है। फिर उसके बाद रिसर्च की टाइप्स आ गई। फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, फिर रिसर्च एथिक्स क्या है, फिर कंप्रीहेंशन आ गई। कंप्रीहेंशन आपको सीधे से 10 नंबर की आती है। ठीक है, और इसमें क्या पैराग्राफ दिया होता है और 5 क्वेश्चन सीधे से उसमें ही पूछे होते हैं। फिर आ गई कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप, करैक्टरिस्टिक्स आ गया। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स क्या हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी। फिर आ गया आपका मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ रीजनिंग आ गई, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एटीट्यूड, ये इसमें सारा कवर हो जाएगा। रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस। और अगर आप लोग ये सब पूरा क्लियर कर लोगे ना, अपना डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, तो जो आपका डी आई है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये जो डी आई है ये भी सीधा 10 नंबर का आता है। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक आपको ग्राफ दिया होता है या पाई चार्ट दिया होता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग आ गई, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट्स, ये इंडियन लॉजिक, वैन डायग्राम, इवैल्यूएशन, एनालॉगीज, ये अनुमाना, उपमाना, ठीक है, ये सारा ये नया ऐड हुआ है इसमें इंडियन लॉजिक में। टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस भी हैं। फिर ये आ गया आपका क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन का अगर कोई बच्चा बोलेगा तो थ्योरी ये कभी नहीं पूछते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन ही आता है सीधा सीधा। फिर आ गई आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सारा आपको कंप्यूटर का पूछा होता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या है, वायरस के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, डेसिमल को जो चेंज करते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ गया इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का मेन मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन कहाँ से आता है ना, ये फर्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में। फिर ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। फिर उसके बाद पोल्यूशन में से भी आ जाता है कभी कभी, जैसे कि लास्ट टाइम पूछा था शायद से कि कार्बन की परसेंटेज, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा है, कुछ मतलब आपको कंट्रीज दी थी, इंडिया, चाइना, ऐसे करके इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचर एंड एनर्जी रिसोर्सेज आ गए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ गया आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो खुद में इतना बड़ा है कि इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी जो मेन इसके आ जाते हैं तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, अगर कोई बच्चा इसको पढ़ के जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ए पेपर भी कवर करूं, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सा चैप्टर आपको करवा सकती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड करवा सकती हूँ, रिसर्च करवा सकती हूँ, कंप्रीहेंशन तो आप खुद से करोगे, कम्युनिकेशन भी करवा सकती हूँ फिर अच्छे से। उसके बाद जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो मेरा खुद से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लूँगी। लॉजिकल रीजनिंग मैं करवा सकती हूँ आपको पूरा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वगैरह। उसके बाद आपकी ये जो ये आ गए इंडियन लॉजिक का, जितने भी आ गए टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, जितने थियोरेटिकल पोर्शन है वो मैं पूरा अच्छे से करवा सकती हूँ। फिर डीआई भी नहीं, डीआई की कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ। आईसीडी का पूरा करवा सकती हूँ अच्छे से, और इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन भी करवा सकती हूँ। अब देखो, जो मेरे टॉपिक्स नहीं हैं वो आ गया मैथमेटिकल पोर्शन मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं इसको पढ़ाने की कोई गारंटी नहीं ले सकती, ठीक है। तो ये था बी पेपर, तो मैं आपको करवाऊंगी, बट अगर आप चाहते हो कि ए पेपर के रिलेटेड आपको कुछ शॉर्टकट नोट्स यहाँ से कुछ मिल जाए तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसको भी आपको अवेलेबल करवा दूँगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।